पूरी है सही। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो जी। बड़ा ज़बरदस्त तूफान है हमारे थोड़ी देर बाद ये किला मेरी तरफ उठने वाला है। आप यहाँ पे सतह समंदर से 8,300 फीट की बुलंदी पर मौजूद हैं और इस किले की उम्र तकरीबन 800 साल। ये किला एक दौर में तामीर नहीं हुआ है, बहुत सारे हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने इसमें इजाफे करवाए हैं, लेकिन आखिरी जो बड़ी तब्दीली आई थी वो अंग्रेज़ दौर में आया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर दिसंबर 1891 में कब्ज़ा किया था और मीर सफदर खान जो हुक्मरान थे वो चाइना चले गए थे। उनके भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुक्मरानी मिली। उनके दौर में शीशे की खिड़कियों का इजाफा किया गया। 1945 ईस्वी तक इस किले में यहाँ पे हुक्मरान रहते थे और अभी हाल ही में 1990 से 96 तक प्रिंस करीम आगा खान ने इसको मरम्मत करवा लिया। मीर गज़नफ़र साहब ने ये पब्लिक ट्रस्ट के हवाले की और पाकिस्तान के साबिक़ सदर फ़ारूक लगारी साहब ने सितंबर 1996 में इसका रस्मी सर अंजाम दिया। फॉरेनर्स और डोमेस्टिक जितने भी टूरिस्ट आते हैं हम उनसे जो टिकट लेते हैं ये इसका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। माशाल्लाह आज तारीख़ी दिन के मौके पर आप तारीख़ी लोग आए हैं, अपने साथ आपने बड़ा तूफ़ान भी लाया है, तो आप सबका आने का शुक्रिया भाई। आपके कदमों के नीचे जो दरिया बिछी हैं ये बकरे की बालों की है, इनके नीचे ज़मीन के अंदर गल्ले के गोदाम है, ठीक है। तो ये उस ज़माने का निज़ाम था जहाँ पे गल्ला इकट्ठा किया जाता था। अब हम यहाँ से आपके पीछे जो दरवाजे हैं वहाँ से हम दाखिल होंगे, दीवार के पीछे से आगे बढ़ेंगे और वापस इस घर से बाहर आ जाएंगे आप। से छः ना कलिया टीटर अच्छा ये भी जाना तो तूफान आएगा इससे शूरा का कोई राज की बात हो, कोई मसला हो, कोई खुफिया मीटिंग हो, कोई कॉन्स्पिरेसी साजिश हो, यहीं पहुंची थी। ऊपर ढक्कन लगी है, उसको खोलने से रोशनी आती है अंदर। कहा जाता है यहाँ पे जितना भी खजाना था वो ज़मीन के अंदर दफनाया गया था और जब अंग्रेज़ों ने हुंज़ा की तरफ मूवमेंट की उनको रोकना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसको खोला गया और जो खजाना था वो लेकर मीर अफरोज़ा सफदर अली खान साहब यहाँ से फरार हो गए, चाइना चले गए और वहाँ पे जाके जी मौजूद उनके साथ बैठ गए। आपके पीछे जी ये कालीन है, ये समरकंद बुखारा की कालीन है, माजी में तिजारत के ज़रिए यहाँ आती थी। ये काफ़ी हमें ख़राब हालत में मिला था, इसलिए इसको रिस्टोर करवाया गया, इसको मुरम्मत करवाया गया है। और यहाँ पीछे जी दीवार पे जो बर्तन रखे हैं इनको हम आफ्ताबे कहते हैं। ये कदीम ज़माने में तिजारत के ज़रिए सेंट्रल एशिया से गुजरती थी और इनकी हालत बड़ी अच्छी है। अभी ये हाथ से बनती थी, मशीन मेड नहीं है, बल्कि कारीगर हथौड़े से बनाते थे, इसलिए बड़ी महंगी होती थी। सुना है कि ये पीतल का है जिसपे चांदी का मुलम्मा है, लेकिन हमने सुना है कि बाज़ बर्तन पहले ज़माने में सोने चांदी की भी होती थी। यहाँ पे देखा तो नहीं है। अब हम वापस वहीं पे चलेंगे जहाँ से हमने विज़िट शुरू किया था और आप किले की रॉयल किचन को आप देखेंगे। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है आप सर का ध्यान रखें, आगे आएँ। इस किले का रिसेप्शन हॉल है। यहाँ पे हुंज़ा के जो हुक्मरान थे, रूलर्स, उनकी तस्वीरें हैं। बाईं हाथ से आगे लेफ्ट राइट मीर गज़न खान 1886 तक, इनके बाद मीर सफदर खान 1891 तक, फिर अंग्रेज़ आए, ये चाइना चले गए, उनके भाई मीर नज़ीम खान को मौका मिला और ये 1938 में उनके बेटे मीर गज़न खान सेकंड यहाँ के रूलर बने। उनके बेटे मीर जमाल खान 1945 में बने। 1947 में सर आगा खान के एडवाइस पे इन्होंने कायद-ए-आज़म को लेटर दिया, पाकिस्तान साहब इन्होंने ज्वाइन किया। ये उनके बड़े बेटे मीर गज़नफ़र हैं जो इस किले के मालिक, उन्होंने ट्रस्ट के हवाले की और दिल्ली बलूचिस्तान असेंबली में मेंबर रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट जो है ना बेगम साहिबा रानी साहिबा जो ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही हैं और लेडी टेक्नोक्रेट रही हैं। उनके 3 बेटे हैं। सलीम सबसे बड़े हैं, सर्दियों में इस्लामाबाद चले जाते हैं, गर्मियों में हुंज़ा आते हैं। और ये हुंज़ा के झंडे हैं, किसी ज़माने में जब हुंज़ा स्टेट थी ये और फ्लैग्स होती थी, रेप्लिकाज हैं। और आपके पीछे जो है ना ये टॉप, ये मार्को पोलो शिप
वाइल्ड शीप है, जंगली भेड़ू है, मारफोर है। बाहर जो लगे तो मारफोर था, ये भेड़ू शरीफ है। ठीक है जी। और आपके पीछे जी आगा खान डायनेस्टी की तस्वीरें हैं। अगर आपको दिलचस्पी है तो इनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं या इंटरेस्ट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। We would like to know if that's okay. तो ख्वातीन हज़रात, ये आगा खान जो टाइटल है फ़ारसी में आका, लॉर्ड, बड़ा मालिक को कहते हैं। तो ये टाइटल ईरान के पर्शियन एम्परर जो थे फ़तह अली शाह काचार ने 19th सेंचुरी में इमाम शाह हसन अली शाह को दिया। ये फर्स्ट आगा खान फर्स्ट है। इनकी जो जीनियोलॉजी है वो हिस्ट्री के मुताबिक इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेज़ाद भाई हज़रत मौला मुज़्ज़िल अलैहिस्सलाम जो थे उनके दूसरे बेटे हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। चूँकि हिस्टोरिकल रेलेवेंस के मुताबिक वाक़या करबला के बाद इमाम हुसैन इस्लाम की जो साहिबजादे थे हज़रत इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके नस्ल से आगे इमाम जाफ़र सादिक़ के बड़े बेटे इमाम इस्माइल से ये लाइन जारी है अभी तक। तो उनके जो यंगर ब्रदर छोटे भाई थे इमाम मूसा काज़िम, उनके नस्ल से इमाम मेहदी गायब तस्वर की जाते हैं, 12th इमाम। ये दो लाइन्स हैं। करबला के ट्रेजिडी के बाद ये माइग्रेट करके यमन गए, यमन से इजिप्ट, मराको गए, मराकश से इजिप्ट चले गए 10th सेंचुरी AD में। तो आला रसूल ने खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा की याद में वहाँ पे फ़ातिमी खिलाफत कायम किया। फॉर 250 ईयर्स वो जारी रहा, 250 साल तक। उस ज़माने में बगदाद में, इराक़ में बनो अब्बास की खिलाफत थी। वो अब्बासी खिलाफत अलग थी, ये बनो फ़ातिमी खिलाफत अलग थी। इजिप्ट के शहर काहिरा को इन्होंने बसाया, कायरो को। और अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में जो मशहूर है, इस्लाम की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, ये इनका आबा अजदाद में बने हैं। 250 साल बाद 250 ईयर्स लेटर ये दे केम टू ईरान। और वो चूँकि ख़त्म हो गया था, ईरान में 170 ईयर्स तक फिर चला खिलाफत का निज़ाम। जंगें उस ज़माने में आप जानते होंगे, मुसलमानों की आपस में बहुत हुई हैं। एट लास्ट हिलाको खान ने समरकंद बुखारा से लेकर बगदाद ईरान तक तबाही फैलाई थी। इसलिए 400 साल बाद ईरान से शाह हसन अली शाह ने माइग्रेशन की और ये इंडिया आ गए। स्कर्दू से आए, 1100 साल पुराना है और 2 मकासद के लिए तामीर हुआ है। ज़लज़लों से बचाना था, इसीलिए इंटरलॉक्ड वुडन फ्रेम है, और इन्वेजन से बचाना था, इसलिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत तामीर हुआ है। ज़लज़ले बहुत आते हैं। हमले रशिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया, महाराजा कश्मीर से हुए। ठीक हो। यहाँ सख्त लड़ाइयाँ लड़ी गई है 1891 तक। 1891 में गोरे आए बाई नेगोशिएशन। तो उन्होंने फिर रशियन सेंट्रल एशियन लोगों से नेगोशिएशन की कि वो पामीर रेंज से आगे नहीं बढ़ेंगे, ब्रिटिश पामीर रेंज से पीछे नहीं जाएंगे। और महाराजा कश्मीर और इंडियन आर्मी तो गोरों के मातहत हो गए। बिल्कुल। ये कमरा उनका रिसेप्शन था, गार्ड रूम भी था, ऊपर पार्लियामेंट है, वहाँ जाएंगे, वहाँ तक आने वाले मिनिस्टरों को वेलकम करता था। रात को कमांडोज पहरा देते थे रॉयल फैमिलीज के प्रोटेक्शन के लिए। ये वाइन सेलर होता था। मजहब इस्लाम यहाँ 1620 में आया। उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, शामिलिज़्म, हिंदुइज़्म, शराब बनाने पे पाबंदी यहाँ नहीं। सो ये खड़ी खबर है। पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी। बड़े ने छोटे को समझाया, जब छोटा न माने उसे जिंदा चुनवा दिया। ये चुनवाना या 2 मोटी भारी लकड़ियों में गर्दन और बाजुओं को लॉक करना मंगोलों का, सेंट्रल एशियंस का, यहाँ तक कि तुर्की तक यही रस्म व रिवाज चला है कि वो चुनवाते थे। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से रॉयल प्रेमिसेस के एंड तक 150 मीटर होता है। टनल थी फॉर इसके बाहर बढ़ने का रास्ता। जंगें ख़त्म हुई तो वो टनल हटा दी गई। वापसी पे हम भी बाहर जा सकते हैं वहाँ से। अभी कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट। कबाइल के लीडर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स यहाँ आते थे। रोज़ाना जी सियासी गुफ्तगू। हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी लगता था। मुझे क्यों निकाला, घबराना नहीं, तब्दीली आ गई, सारी बातें। और ये कुकिंग पोट है। आपके पंजाब में, सिंध में मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। ये दरअसल वोल्केनो डिपॉजिट है, ठंडा पड़ा हुआ लावा है, कोयले तराश के देगचे वगैरह बनाते थे। और ये क्रॉस वेंटिलेशन है, यहाँ जलाएंगे ठंडी वाली हवा खिंचकीदार, गर्म होकर ऊपर उठे, धुआं भी खींच के निकालते बाहर। और ये एक संदूक है, इसके 2 चैम्बर्स हैं, उसमें गंदम का आटा रखते थे।
ٹھیک اور وہ ایک اسٹور ہے جس میں ڈرائی سبزی رکھتے تھے. آپ کے پنجاب میں سندھ میں سارے سال سبزیاں اگائی جا سکتی. بالکل. ہمارے یہاں سمر میں میتھی پالک ٹماٹر کدو ساگ کے پتے سیپس وغیرہ سب سکھا کے ونٹر کے لیے وہاں پریزرو کرتے تھے. ٹھیک. ڈنجن تھا پریزن. اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو بند کیا جاتا. ان کے گھٹنے اور ٹخنے دو مڑی ہوئی لکڑیوں میں پشت کی جانب مروڑ کے لاک کرتے تھے. نہ وہ بیٹھ پائے آرام سے نہ سو سکیں. جب وہ اپولوجائز کرے سوری کرے تو ریلیز ہو جاتے. لیکن ریلیز ہونے کے بعد بھی ان کو آزادی نہیں ملتی بلکہ اسٹیٹ کے لیے غلامی کریں گے. وہ یہ سزا تھی عوام کے لیے. ایلیٹ کلاس کا کوئی آدمی شہزادہ منسٹر قبیلے کا سردار بغاوت کرے ان کو اسی وقت مار. کیا نیچے کوئی ڈاؤن؟ ہاں نیچے دروازہ. یہ کمرہ ان کا سیفٹی روم ہوتا تھا. شاہی خاندان میں کوئی شہزادہ یا شہزادی ونٹر میں پیدا ہو گئے ماں اور بچے کو یہی رکھتے تھے تاکہ ونٹر کا ہارش ویدر ان کو نقصان نہ پہنچا دے. انگریزوں نے اس کو ایز اے کچن استعمال کیا. انگریز یہاں 1891 میں آئے. کیپٹن ڈیولینڈ یہاں 2 مہینے قیام کر چکے ہیں. جب تک کہ دہلی اور حمزہ کے درمیان نیگوسیشنز کے کاغذات مکمل نہ ہو تب تک یہیں بنے رہیں. یہ ان کی بنائی ہوئی چمنی ہے. یہ ایڈیشن بائی انگریز. اور جو میں کھڑی خبر آپ کو بتا رہا تھا اس کا ٹاپ یہ ہے. اچھا اس کا ٹاپ یہ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہ وہ کرنل لاریمر ہے جس نے یہ تصویریں ساری کھینچی ہیں. اور یہ یاک پہ سوار ہے. پرانے زمانے میں ہائی الٹیٹیوڈ پہ جانے کے لیے یاک استعمال ہوتا تھا. یاک 18,000 تک جا سکتا ہے. گھوڑے خچر وغیرہ 15,000 کے بعد ہمت ہار جاتا ہے. اگر آپ زبردستی کریں گے وہ مر جائیں گے. اور یہ بٹر ہے. یہاں درخت ہے برچ. تو اس کے چھالوں میں ہم اس کے چھال اترتے ہیں کاغذ کے. تو ان میں لپیٹ کے بٹر کو زمین میں دفناتے ہیں. وہ بلو چیز بن جاتی ہے 5-6 سال کے بعد. سو وہ بلو چیز بنانے کا یہ چرخہ ہے. سو سامان بنانے والا پوٹس بنانے کے لیے. This is toilet. نیچے گارڈن 27 کے نام پہ ہے.